चलो, अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर को देखने वाले हैं। और क्लास 11th का पहला चैप्टर कौन सा था आप लोगों को याद होगा। चैप्टर कौन सा है बच्चा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलो, अगर हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ना 4 मेजर पोर्शन है। ठीक है, 4 मेन टॉपिक आपको पढ़ना है। और वो 4 मेन टॉपिक कौन कौन सा है? पहला टॉपिक तुम पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट। पहला टॉपिक आप क्या पढ़ोगे? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा टॉपिक पढ़ोगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री। तीसरा टॉपिक यहां पे पढ़ोगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। और चौथा टॉपिक हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये मेनली हम लोग 4 टॉपिक यहां पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे मूल कॉन्सेप्ट से और खत्म करेंगे कहां पे? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले ना तुमको पहले तो यही समझना पड़ेगा कि मोल किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि मोल हम लोग किसको कहते हैं। और मोल समझने के लिए ना एक हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जब आप लोग फल खरीदने के लिए जाते होगे, ठीक है, और फल में केला अगर हम लोगों को खरीदना है तो जब हमको केला खरीदना होता है तो हम लोग फल वाला के पास में जाकर के क्या बोलते हैं? 1 दर्जन केला दीजिए, ठीक है। उसको क्या केजी में बोलते हैं जी? नहीं, ठीक है। तुम जैसे उसको डजन बोलते हो, वो केला वाला तुमको 24 केला बोलता है। 1 दर्जन बोलते हो तो तुमको 24 केला दे देता है क्या? कितना देता है? 12 केला देता है ना, ठीक है, ठीक है, 12 केला देता है। इसका मतलब तुम जैसे 1 डजन बोलते हो उसको तुरंत दिमाग में एक नंबर स्ट्राइक करता है और वो नंबर कौन सा है? 12। इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि सर डजन जो है ना वो एक प्रकार का नंबर होता है, ठीक है। जैसे हम उसको बोले 1 दर्जन, वो तुरंत समझ गया कि ये हमसे 12 केला का डिमांड कर रहा है या कर रही है। बात समझ आया? ठीक है। तो जिस तरह से डजन एक प्रकार का नंबर को दर्शाता है ना, उसी प्रकार से मोल भी एक प्रकार का नंबर को बताता है। मोल भी एक प्रकार का क्या को बताता है? नंबर को। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मोल एक प्रकार का नंबर है या फिर क्वांटिटी है। मोल एक प्रकार का क्या है? नंबर है या फिर क्वांटिटी है। अब सवाल यह है ना कि सर एक मोल का मतलब क्या होता है? जैसे 1 डजन बोलने पे अगला आदमी 12 समझा ना जी, उसी तरह से 1 मोल बोलने पे हम क्या समझेंगे? तो सुनो, अगर तुम जब भी 1 मोल बोलोगे ना तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। यानी आगे से अगर हम बोले कि बाबू 1 मोल की बात हो रही है तो तुमको तुरंत समझ में आ रहा है कि हम एक नंबर का बात कर रहे हैं, वो है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब आगे सुनो, ये जो नंबर है ना इसको एक नाम से बुलाया जाता है। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहां पे 3 बात पता चला। पहला बात ये पता चला कि सर मोल एक प्रकार का क्वांटिटी या फिर नंबर होता है, ठीक है। 1 मोल कहने का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। यहां पे जो एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इस नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर और इसको Na सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ आया? ठीक है। तो जब भी तुमसे कोई पूछे ना मोल क्या होता है, देखो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक बात यही है मोल। अगर आपको मोल समझ में आ जाएगा ना तो आप आगे का चैप्टर्स को आसानी से रिलेट कर पाओगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में जितना भी कैलकुलेशन किया जाता है वो मोल में कैलकुलेट किया जाता है। तुमको कभी नहीं बोलेगा कि यहाँ पे 1 kg रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, नहीं बोलेगा। तुमको जब भी रिएक्टेंट का बात करना होगा ना तो वो कहेगा 1 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। यानी जो मोल है बच्चा, ठीक है, हम लोगों को
आगे केमिकल रिएक्शन का बात करो या किसी भी चीज का बात करो, वहां पे जो भी बात होगा वो किसमें बात होगा, मोल में। तो मोल का मतलब याद रखना, और 1 मोल का मतलब एक पार्टिकल नहीं होता है, कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये बात को ध्यान में रखना। अब जो बात हम आपको समझाए वही बात देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या बोला है देखो ध्यान से, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज मोल, पहला ही क्वेश्चन यही था, व्हाट इज मोल। हम आप लोग को समझाए थे कि बेसिकली मोल इज अ क्या, क्वांटिटी, यानी मोल एक प्रकार का क्या है, क्वांटिटी। एंड 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10 का पावर क्या, 23 पार्टिकल। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं सर, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, जिसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Na, जिसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Na। मतलब हम लोगों को साफ शब्दों में यह पता चल रहा है कि जब भी आप सर हमको 1 मोल बोलिएगा ना, ठीक है, हम तुरंत समझ जाएंगे 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल, यही होता है ना सर, ठीक है। या फिर अगर हम बोले Na, तो Na का मतलब भी हमको समझना है कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 का बात हो रहा है। यहां पार्टिकल मत बोलना क्योंकि Na एक नंबर है ना जी, ठीक है। तो जब हम 1 मोल बोले तब बोलना 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल, ठीक है। जब हम Na बोले मतलब बोलना यहाँ पे नंबर का बात हो रहा है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब इतना बात तुमको समझ में आ गया कि मोल किसको कहते हैं, एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, उस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम क्या होता है, ये सारा बात तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर हम इससे पहले ना मोल का यूज हम नहीं सुने थे, ठीक है। हम कभी किराना दुकान में जाकर के 1 मोल चीनी नहीं मांगे हैं, ठीक है। या फिर कभी भी सब्जी वाला के पास में जाकर के बोले हो चाचा चाचा 1 मोल आलू दे दीजिए, बोले हो क्या, ठीक है। पता चला कि अगर थोड़ा सा गुस्सा वाला इंसान हुआ तो आलू उलू से पूरा एकदम फेंक फेंक के मारना उड़ना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो मोल का यूज है ना, इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं। तो मोल का यूज कहां पे करते हैं, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में करते हैं। कहां पे करते हैं, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में किसका नंबर को गिनने में, किसका नंबर को काउंट करने में मोल का यूज किया जाता है, बाबू जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल होता है ना, उसी का नंबर को गिनने में हम लोग किसका यूज करते हैं, मोल का। अब वैसा छोटा पार्टिकल कौन कौन सा होता है सर, तो छोटा पार्टिकल होता है एटम। छोटा पार्टिकल कौन सा होता है बताओ, एटम, ठीक है। तो एक होता है एटम, दूसरा क्या होता है बताओ तो सर, मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्या होता है सर बताओ, आयंस, ठीक है। और क्या होता है सर बताओ, इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, प्रोटॉन। और क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो ये सब छोटा छोटा पार्टिकल होता है और इन्हीं का नंबर को गिनने में, ठीक है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मोल का। अब सुनना ध्यान से, जब भी हम बोले ना बाबू आप लोगों को कि 1 मोल एटम की बात हो रही है, मतलब तुम तुरंत समझ जाओ कि 1 मोल एटम मतलब सर बात कर रहे हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम का। अगर 1 मोल हम मॉलिक्यूल बोले, ठीक है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब बात हो रहा है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल का। 1 मोल आयन अगर हम बोल रहे हैं मतलब बात हो रहा है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आयन का, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो उसी तरह से 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझ में ये आ चुका होगा कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कहेगा ना, इसका मतलब हमको तुरंत समझ जाना है कि वो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 का बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें, चूंकि आप लोग क्लास 10 से अभी अभी नए नए क्लास 11th में आए हो, तो थोड़ा बहुत ये सब का भी तुमको डेफिनेशन का जानकारी होना चाहिए। एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है, आयंस किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, प्रोटॉन किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन किसको कहते हैं। सुनो, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा भाग को एटम कहा जाता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। यानी किसी भी एलिमेंट का वह सबसे छोटा पार्टिकल जो अकेले दिखाई दे सकता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटम, ठीक है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो H हो सकता है, तो H क्या कहलाएगा बताओ, एटम। उसी प्रकार से O2 का अगर बात करोगे तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल कौन हो सकता है, O, तो O क्या कहलाएगा बताओ, एटम। मतलब कोई भी एलिमेंट का वह सबसे छोटा पार्टिकल जो अकेले रह सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, एटम। उसी को क्या कहा जाता है, एटम।
ठीक है, मतलब अगर हम ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन को भी लिखते जाए तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो एटम का अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो एटम का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या बोल सकते हैं सर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन क्या एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, विच हैज क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, एटम कहते हैं। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, एटम कहेंगे। बोलो बात समझे ना, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है मेरा मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है बताओ, मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूल का बात करें तो मॉलिक्यूल हम लोग किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। किसको कहा जाता है बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। यानी जब एटम, बहुत सारा एटम आपस में जुड़ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे एटम अकेले रहेगा बाबू, जैसे अगर हम बात करें NaOH, ठीक है, C, ये सब एटम को बता रहा है। जब एटम जुड़ जाए तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे अगर हम मॉलिक्यूल का एग्जांपल का बात करें तो H2O हो गया जी, CO2 हो गया जी, SO2 हो गया, C6H12O6 हो गया, ये सब क्या कहलाएगा बाबू, मॉलिक्यूल। यानी जब एक से अधिक एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। आगे सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयंस का। नेक्स्ट किसका बात करते हैं, आयंस का। अब समझो आयंस हम लोग किसको कहते हैं, किसी भी एटम से, ठीक है, किसी भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, इलेक्ट्रॉन को क्या करो, निकाल दो, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ठीक है, उस केस में जो भी स्पीसी बनेगा उसी को आयंस कहेंगे। क्या बोले, बात समझ में आया ना। आयंस कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लो या उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करो, जोड़ो, उसके बाद जो भी स्पीसी बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस। तो सिंपल सा बात हम ये बोल सकते हैं, द स्पीसी फॉर्म्ड, द स्पीसीज क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन, आफ्टर क्या बोलेंगे, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिमूवल ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। हम क्या बोले कि कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, रिमूव का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, बात क्लियर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, ऐड का मतलब क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना। तो उस केस में जो भी स्पीसी बनेगा उसी को बोलते हैं आयंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस। अब आगे बातों को समझिए। जैसे अगर हम बात करें बाबू इसका Na का, किसका बात करते हैं, Na। सर इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दिए तो ये बन जाएगा Na+, क्या बन जाएगा बताओ, Na+। साथ ही साथ यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, साथ ही साथ यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो, बाहर निकल जाएगा। मतलब हम सिंपल सा बात क्या बोल सकते हैं कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो ये बना प्लस वाला एटम में बन गया, ये किसमें बदल गया, प्लस वाला एटम में। अब प्लस वाला एटम एक प्रकार का आयन होगा, ये क्या कहलाएगा बताओ, आयन। अब देखो जो भी आयन के पास प्लस चार्ज होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं केटायन, क्या बोलते हैं सर, केटायन, बात समझे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इस पे चर्चा करें बच्चे क्लोरीन का, तो क्लोरीन में तुम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे ना तो ये बदल जाएगा Cl- में, किसमें बदल जाएगा बताओ, Cl- में। ये भी हमारा एक प्रकार का आयन है, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, आयन। और जो आयन के पास माइनस चार्ज होता है उसको बोलते हैं एन आयन, क्या कहते हैं, एन आयन। मतलब हमको दो बात समझ में आया। पहला बात ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा आयंस है वो दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं केटायन और दूसरा को कहते हैं एनायन। केटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से, और एनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बात याद रखना, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है ना, अच्छा प्लस वाला आयन बन रहा है मतलब वहां प्रोटॉन जुड़ रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। प्लस वाला आयन जरूर बनता है
ठीक है, बट वहां पे प्लस वाला बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और माइनस वाला बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ये बात याद रह जाएगा ना, ठीक है। बोलो आयन, ठीक है, कितना प्रकार का होता है, दो। कौन कौन सा, केटायन और एनायन। केटायन का मतलब प्लस, एनायन का मतलब क्या, माइनस। बात क्लियर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है बताओ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मतलब एटम के अंदर में वह पार्टिकल जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, इलेक्ट्रॉन। बाबू प्रोटॉन किसको कहेंगे बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी यहां पे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और सर हमको पता है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे बोलेंगे नो चार्ज, यानी एटम के अंदर में वो पार्टिकल जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, न्यूट्रॉन कहते हैं। बात समझे, ठीक है। अब क्या चीज, अच्छा यहाँ पे भी नेगेटिवली कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली। बहुत अच्छे, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो देखो अगर हम, तुम लोग अभी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हो, अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर बच्चा को बुलाना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको नाम से बुलाना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। बट अगर सब कोई को बुलाना होगा तो हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स बाहर आ जाइए या स्टूडेंट्स खड़े हो जाइए, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो तुम लोग सबका एगो कॉमन नाम है और वो है स्टूडेंट, हाँ या ना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बुलाना होगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बुलाना होगा तो कहेंगे प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बुलाना होगा तो कहेंगे न्यूट्रॉन। बात क्लियर है, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को एक साथ बुलाना पड़े तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। इसका मतलब सर ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इसको किस नाम से बुलाया जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहते हैं सर, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। अब सवाल एक मन में यह भी आ सकता है कि सर ये फंडामेंटल पार्टिकल सब एटम में होता है, तो जवाब है हाँ। 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं ना, ये सारा का सारा एलिमेंट में प्रेजेंट होता है, एक एलिमेंट को छोड़ करके, वो है हाइड्रोजन। वो कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इकलौता एलिमेंट है जिसके पास तीनों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सर हाइड्रोजन के पास कौन कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल होता है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है मगर न्यूट्रॉन नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास में तीनों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। हाइड्रोजन के पास कौन कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है बट न्यूट्रॉन नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात अगर फंडामेंटल पार्टिकल के ऊपर में चल ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा फंडामेंटल पार्टिकल का बेसिक जानकारी ले लिया जाए। तो चलो हम लोग बेसिक जानकारी का बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल का। तो एक टेबल बनाया जाए, टेबल का पहला कॉलम में हम लिखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। हालांकि आगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना उसमें भी ये वापस से आएगा, तो फंडामेंटल पार्टिकल लिखने वाले हैं बच्चा। दूसरा में उस फंडामेंटल पार्टिकल का मास लिखेंगे। अगर याद नहीं है अभी तक तो कोई बात नहीं, बट आगे से याद हो जाना चाहिए। और तीसरा अगर बात करोगे तो फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग को याद होगा ना फंडामेंटल पार्टिकल किसको कहते हैं, अभी बताए थे, बोलो क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। सर प्रोटॉन का मास का बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। और सर अगर हम न्यूट्रॉन का मास का बात करें तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 का पावर 27 kg, ठीक है। यहां से तुमको क्या दिख रहा है, सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इसका मास लगभग बराबर होता है, ठीक है। देखो ना जी 1.66 और 1.67 ये तो दोनों सेम ही है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लगभग बराबर है कि नहीं है। और इसमें भी अगर हमको कंपैरिजन पूछे ले कि बताओ ठीक है लगभग तो बराबर होता है
लगभग मतलब एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं है ना, तो बताओ किसका ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, प्रोटॉन। बात समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू चार्ज का। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। सी का मतलब क्या है, कूलम, कूलम चार्ज का यूनिट है, बात क्लियर है, ठीक है। अब प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है। सेम कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, बराबर होता है। तो इसका भी चार्ज कितना होगा सर, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और अपना न्यूट्रॉन भैया के पास कोई चार्ज होगा क्या, नहीं होगा, तो लिखेंगे नो चार्ज। बोलो बात समझ में आया, चलो ठीक है। अब सुनो, यहां पे ना कभी कभी तुमको दिखेगा यहां पे माइनस का साइन और यहां पे प्लस का साइन। अब इसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनिएगा बाबू, प्लस और माइनस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सोचो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंस हो जाता तब तो मेरा बात गलत हो जाता। काहे कि हम बोले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम। बाबू यहाँ पे माइनस और प्लस मतलब ये बड़ा और ये क्या होना चाहिए, छोटा, बट हम क्या बोले, दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब प्लस और माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सर प्लस और माइनस हम काहे दिखा रहे हैं फिर, बाबू प्लस और माइनस हम इसलिए दिखा रहे हैं, प्लस से बता रहा है कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बोलिए बात समझ में आया या नहीं आया। अब सुनो, देखो हम आप लोग को बताए थे कि अपना जो केमिस्ट्री है इसको 3 भाग में बांटा गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अपना जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और बाबू फिजिकल केमिस्ट्री में ना बहुत सारा तुमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और इस चैप्टर में भी अगर बात करोगे तो तुमको थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज्यादा दिखाई देगा। बात समझ आया, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल से। और देखो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट चार्ज इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो अभी अभी तुम लोग चूंकि 10th से 11th में आए हो तो ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आराम से पेशेंसली तुमको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, समझना है और उसके बाद सॉल्व करना है। देखो कोई भी क्वेश्चन का बात करो, चाहे आप जेईई मेंस का बात करो, एडवांस का बात करो, नीट का बात करो, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन का बात करो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ करके ये समझ गए ना बच्चा कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, इतना बात अगर तुमको समझ में आ गया तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जेईई एडवांस का बात कर रहे हो, या फिर नीट का बात करो, जेईई का बात करो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन देखो तो पहले तुमको क्या करना है, क्वेश्चन को पेशेंसली एक बार पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुमको क्या करना है कि क्या दिया हुआ है उसको ढूंढना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या निकालना है। इतना बात पता चल गया ना जी, तो तुम कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। अब देखो क्वेश्चन का अगर हम यहां पे बात करें तो क्या बोल रहा है, देखो बोला है कैलकुलेट, क्या बोल रहा है बताओ, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। साफ साफ पता चल रहा है कि सर कैलकुलेट करने बोल रहा है। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है बताओ, चार्ज। सर चार्ज कैलकुलेट करने बोल रहा है, कितना मोल इलेक्ट्रॉन में बच्चा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अभी ना इसको तुम सिंपल सा ऐसे करो, अगर तुमको हम 1 दर्जन पेन का दाम निकालने बोले तो तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तुम कहोगे सर हमको 2 ही चीज चाहिए, एक तो हमको पता है कि 1 दर्जन में 12 पेन होता है, आप बस हमको ये बता दीजिए 1 पेन का दाम कितना रुपया है। तो अगर 1 पेन का दाम 5 रुपया है तो बताओ 1 दर्जन का पेन का दाम कितना हो जाएगा, 60 रुपया। हमको कितना रुपया है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम बताओ तुम कैसे निकाले, गुना किए, किसको किसको गुना किए सर, 12 को 5 से गुना किए ना, ठीक है। बाबू ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा है, कैलकुलेट 1 मोल सॉरी कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने बोला है, हाँ या ना।
अरे हाँ या ना? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अगर हम चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करें, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज का बात करें सर, तो ये निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, जो कि था 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो कि कुछ देर पहले बताए थे 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब देख रहे हो यहां माइनस साइन यूज किए क्या? नहीं, पहले ही तुमको बता दिए कि भैया उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका काम बस इतना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली होता है, बस इतना बताने का काम है और उसका कोई भी काम नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका अप्रोक्स वैल्यू याद रखना, ये लगभग कितना आता है ना, तो ये लगभग आता है 96,500 कूलम। कितना आता है बच्चा? 96,500 कूलम। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। बोलता है कि बताओ बाबू, एक मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना कूलम चार्ज होता है? तो कितना कूलम चार्ज होता है? 96,500 कूलम। बात समझ आया? ठीक है। अब सुनो, तुम लोग ये चीज सुने हो ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, अरे हाँ या ना? चलो उसी प्रकार से 96,500 कूलम अगर ले लेना सर, तो इसमें होता है 1 फेराडे। कितना होता है सर? 1 फेराडे। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना फेराडे चार्ज होता है? 1 फेराडे। बात समझ आया ना? अगर फेराडे के टर्म में बोलना हो तो कितना फेराडे होगा? 1 फेराडे। अच्छा एक बात बताओ जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास 1 फेराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना फेराडे चार्ज? 50 मोल के पास कितना? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं सर, कि जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना फेराडे चार्ज, ठीक है। जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना फेराडे क्या होगा? चार्ज होगा। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? चलो ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अच्छा हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास 1 फेराडे चार्ज है, तो 1 मोल प्रोटॉन के पास कितना फेराडे चार्ज होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास अगर 1 फेराडे चार्ज है, तो 1 मोल प्रोटॉन के पास कितना फेराडे चार्ज होगा? 1 फेराडे ही होगा सर। क्यों 1 फेराडे होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम होता है। बोलो बात समझ में आया ना? अब फिर से आंसर करना। अगर हम बोले कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना कूलम चार्ज होता है, तो 1 फेराडे बोलोगे क्या? नहीं, ठीक है। क्या बोलोगे? 96500 कूलम, 96,500 कूलम। और अगर हम क्वेश्चन ऐसे बोले 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना फेराडे चार्ज होता है, तब बोलेंगे 1 फेराडे होता है। बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये दो बात को ध्यान में रखना, ठीक। अब देखो कभी कभी ना तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आयन दिया हुआ रहेगा, उसका मोल दिया हुआ रहेगा और आपसे चार्ज निकालने के लिए बोलेगा। देखो इसका एक लंबा तरीका है, जो तुम पीरियोडिक टेबल वगैरह देखोगे ना, तो हम उस समय सिखा देंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा था। अभी तुम लोग तुरंत नया नया आए हो, तो इसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला बता देते हैं आप लोग को। जब भी ऐसा आयन दिया हुआ रहेगा ना बच्चा, ठीक है, जब भी ऐसा आयन दिया हुआ रहेगा और चार्ज निकालने बोलेगा फेराडे के टर्म में, ठीक है, चार्ज निकालने बोलेगा किसके टर्म में बच्चे? फेराडे के टर्म में। तो तुम सिंपली क्या कर लेना, मोल को चार्ज से मल्टीप्लाई करना, मोल को चार्ज ऑन एटम से मल्टीप्लाई कर देना, तुमको आंसर तुरंत मिल जाएगा। कैसे? देखना, यहां पे अगर हमको बात करें तो क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ो तो, कैलकुलेट चार्ज इन टर्म्स ऑफ फेराडे। फेराडे के टर्म में चार्ज निकालने बोला है, अरे हाँ या ना? तो सर अगर हमको चार्ज निकालना ही है फेराडे के टर्म में, तो हम क्या करेंगे, मोल जो कि है 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक एटम के ऊपर में कितना चार्ज है उससे। तो बताओ ना एक एटम के ऊपर में कितना चार्ज है? प्लस का 1, ठीक है। देखो तुम साइन नहीं लोगे, सिर्फ वैल्यू लोगे, तो प्लस बोला है, मतलब कितना यूनिट चार्ज होगा? 1। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर कितना हो जाएगा बताओ? 0.4 फेराडे। अब ये तो था पूरा प्रोसेस। अब ये दो क्वेश्चन को ऐसा नहीं लग रहा है, इसको तो उठा उठा करके पटक देंगे हम लोग, ठीक है। तुरंत 2-2 मिनट क्या 2 सेकंड में बस क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देंगे। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो चलिए पटकना शुरू करिए क्वेश्चन को। अगर हम इसका बात करें चार्ज का,
तो सर मोल दिया हुआ है 1 पॉइंट क्या 5, चार्ज दिया था 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 फेराडे। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें, देखो कोई कोई आंसर भी कर दिया इसका, चार्ज इज इक्वल टू गुड, ठीक है 2.5 इंटू 3 दैट इज कितना हो जाएगा 7.5 फेराडे। क्या दिक्कत है? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्वेश्चन आए तो उठा के पटकिएगा कि नहीं पटकिएगा? चलो ठीक है, तो ये था तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस जो चार्ज से रिलेटेड पूछा जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को सिखाए थे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे एक और क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास। अब की बार क्या बोल रहा है जी? मास। मास का मतलब वजन निकालने बोल रहा है। कितना मोल इलेक्ट्रॉन में सर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में। ये क्वेश्चन को हम बना देते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन को तुम लोग को तुरंत बना करके आंसर देना है। बात क्लियर है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पहले सब लोग देखिएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। सर अगर हम यहां पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास का अगर बात करें ना सर, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल जो कि होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के मास से सर, जो कि होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अब सुनो ध्यान से, जिंदगी को आसान बनाने के लिए इसको अप्रोक्स 6 मान लेते हैं, इसको अप्रोक्स क्या मान लेते हैं 6। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, तो आएगा ये 54 पॉइंट क्या बोलो 6 इंटू, अगर हम बात करें तो 10 का पावर 23 प्लस -31, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 54.6। ये कैसे किए समझ में आया ना? तुम लोग पढ़े होगे, जब दो गो पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में हो बेस सेम, तो पावर को क्या करते हैं ऐड, माइनस नहीं करते हैं ऐड, और डिवाइड करते हैं तब क्या होगा माइनस। ठीक है, अब देखो इसका नंबर ए के पास में माइनस था, इसीलिए -31 लिखे हैं। बात समझे ना? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा इंटू, बाबू 10 का पावर 23 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 54.6 इंटू 10 का पावर -8, और यूनिट क्या लिखेंगे सर केजी। केजी कहां से आया बताओ तो? ठीक है, ये जो 9.1 था ना, इसका यूनिट क्या था बताओ केजी, इसलिए यहाँ पे मास भी कौन सा यूनिट में आया केजी में। बात क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से एक सवाल अब तुम लोग के लिए है, यहाँ पे बोला है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन। हम बस बता देते हैं प्रोटोन का मास कितना बताए थे 1.66 इंटू 10 का पावर -27, और यूनिट क्या लिख लेंगे सर केजी। बात समझ आया ना? ठीक है, तो जल्दी से इसका मास आप लोग कैलकुलेट करिए। वाह, तुम लोग तो एकदम पूरा एक्सपर्ट हो गए हो अब। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से कैलकुलेट करें। आ गया ना? चलो, तो देखो जो लोग से नहीं कैलकुलेट हो पाया, देखना ध्यान से, तो यहां पे हमसे क्या बोल रहा है बताओ जरा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन। 1 मोल ऑफ क्या बोलेंगे प्रोटोन। फिर से हम क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ प्रोटोन इन 1 मोल, अभी भी नहीं ना बदलेगा जी, 6.022 इंटू 10 का पावर क्या होगा 23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक प्रोटोन के मास से, जो कि होगा कितना सर 1.66 इंटू 10 का पावर -27। जीवन आसान बनाने के लिए इसको अप्रोक्स 6 6 6 जा 36 for 6 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39। ठीक है, 6 1 जा 6 और 3 क्या होगा 9, यानी 9.96 इंटू 10 का पावर क्या आएगा बताओ -4, और यूनिट क्या लिख लोगे केजी। यही आएगा ना? तो ये था तुम्हारा मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आपको कभी कभी दिखाई दे सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब जो भी बात आज हम लोग बेसिक में किए हैं, एक बार जल्दी से उसको हम वापस से रिकैप करते हैं, और उसके बाद कुछ कुछ ठीक है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तुरंत तुरंत आप लोग को आंसर करना है। देखो क्लास के स्टार्टिंग में हम आप लोग को क्या बताएं, मोल किसे कहा जाता है, तो हम बताए थे मोल एक प्रकार का नंबर होता है या फिर क्वांटिटी होता है, जो कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को रिप्रेजेंट करता है। इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एक मोल में कितना पार्टिकल होता है बताओ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल। पार्टिकल के प्लेस में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। ये सारा बात आप लोग को बताएं। इसके बाद हम आप लोग को ये भी बताएं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या है, चार्ज क्या है, ये सारा बात आप लोग को बता दिए। उसी बेसिक
टर्म्स के ऊपर में कुछ कुछ छोटा छोटा सवाल है, आप लोग तुरंत आंसर करिएगा। सबसे पहला सवाल, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट हाउ मेनी पार्टिकल। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, बताओ। बोथ ए एंड बी, क्योंकि एक मोल में होता है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। अरे इसी को तो Na कहते हैं ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, बोथ ए एंड बी। बहुत अच्छे, ठीक है, आगे सुनो। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिप्रेजेंट एटम। एटम अकेले होता है कि साथ में होता है, अकेले होता है ना, देखो अकेले कौन दिख रहा है यहाँ पे, Na, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, कौन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, तो एक से अधिक होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केटायन। केटायन का मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, आंसर चमका या नहीं चमका, कौन सा होगा, बहुत अच्छे, Na+, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एनायन। एनायन मतलब नेगेटिवली की पॉजिटिवली, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन सा आंसर होगा जी, बोथ बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, अरे बोलो बोलो, 96,500 कूलम और 1 फेराडे दोनों होगा, क्योंकि यूनिट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो डी नंबर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बोलो, ए होगा ना। चलो आगे अगर बात करें मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है, तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है सर, 1.66 × 10⁻³ kg, क्या होगा, 27, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अब देखो इसी तरह से एग्जाम में भी तुम लोग को कंफ्यूज किया जा सकता है। तुम जैसे 1.66 देखोगे ना, अरे आंसर यही होगा, तुमको पूरा देखना है। यहाँ पे -31 था, वहां माइनस क्या था, 27। पावर नहीं देखते तो गड़बड़ होता कि नहीं होता, होता, ठीक है। आगे देखो आप, नेक्स्ट, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है, तो अगर हम एक न्यूट्रॉन का मास का बात करें तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, बताओ जरा, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ, ठीक है, 1.67 के बजाय 1.66 दिया है। हम आप लोग को बोले भी थे कि दोनों होता है, ठीक है, लगभग क्या होता है, सेम, तो हम बोल सकते हैं 1.67 1.66 के इक्वल है, ठीक। मतलब यहाँ पे आंसर ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अरे केजी में ये है, तुम इसको ग्राम में बदलोगे यही आएगा कि नहीं आएगा। मतलब न्यूट्रॉन का मास जो है ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यूनिट पे ध्यान रखना, ई है केजी में, ई क्या में है, ग्राम में है, दोनों सेम। बात क्लियर है। अब बताओ ना, एक जगह लिखा है 1 किलो और एक जगह लिखा है 1000 ग्राम, ठीक है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, ई केजी में है, ई ग्राम में। केजी को ग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डू नॉट हैव ऑल फंडामेंटल पार्टिकल, कौन एटम के पास सारा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। बात क्लियर है, ठीक है। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्या है, हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन विच फंडामेंटल पार्टिकल इज एब्सेंट, तो आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन, आंसर नंबर सी। बात क्लियर है, ठीक है। तो जितना भी हम आप लोग को बेसिक बेसिक बात बताए थे उसी के ऊपर में यहाँ पे कुछ कुछ सवाल था। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो इन्हीं बेसिक बेसिक चीजों से उठा करके जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा जाता है, बस उसको थोड़ा सा घुमाया जाता है। और कैसे घुमाया जाता है, तो एक हम लोग जेई मेंस का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। क्वेश्चन बोला कि तुम कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लोगे कि उसका वेट कितना हो जाए, 1 kg, क्या हो जाए, 1 kg। तो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन बोले ना, तो तुम सबसे पहले 1 मोल का वेट निकालोगे। कितना का निकालोगे, 1 मोल का। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, और क्या करते हैं, मास
मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा सर? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। इसको कुछ देर पहले मल्टीप्लाई किए थे, ये आया था 54.6 इंटू 10 का पावर क्या बताओ? -8, और यूनिट क्या लिखेंगे? kg। अब एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, इतना kg, ठीक है, कितना मोल प्रोटॉन का मास है बताओ तो? 1 मोल। अरे हाँ या ना? चलो बहुत अच्छे। तो बाबू इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर अगर हम 54.6 इंटू 10 का पावर -8 kg लेना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल होता है। कितना मोल होता है सर? 1 मोल। ठीक है, तो बताओ ना जी, अगर हम 1 kg लेंगे तो कितना मोल होगा? वही यूनिटरी मेथड है कि नहीं है? 50 पेन का दाम 500, तो 1 पेन का दाम 500 बटे 50 होता है कि नहीं होता है? इतना में अगर 1 मोल, तो 1 kg में 1 डिवाइडेड बाय 54.6 इंटू 10 का पावर -8 मोल होगा कि नहीं होगा? अब 10 का पावर -8 अगर ऊपर चला जाए तो 10 का पावर +8 होगा कि नहीं होगा? डिवाइडेड बाय 54.6, और यूनिट यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मोल। तो इतना मोल अगर तुम लोगे किसका? इलेक्ट्रॉन का, तब उसका वेट कितना किलो होगा बताओ? वो 1 kg यानी 1 किलोग्राम। बोलो बात समझ में आया ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जेई का ही है, काफी पुराना क्वेश्चन है, 2003 के आसपास पूछा हुआ था। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, और इसको आप लोग को ट्राई करना है। बात क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन हम ऐसा बता दिए, एक आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन ये है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन विल वे 1 नहीं लिखते हैं, 200 ग्राम, यानी कितना मोल प्रोटॉन का वेट 200 ग्राम हो जाए। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये आप लोग बनाइएगा। बात समझे? ठीक है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, और हम लोग मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, होप यहां तक आप लोगों को सारा बात अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बाबू, मोल को नहीं भूलना है, ठीक है ना? मोल का मतलब एक नंबर, और वो नंबर हमेशा याद रखना। बात क्लियर है? ठीक है, तो चलो सभी को थैंक यू, बाय।